डिपॉजिट स्कीम्स हैं, इसमें सोने की खरीद करना खतरों से खाली सफर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सोना एक पसंदीदा विकल्प रहा है हम सभी के लिए। फिर चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो, शगुन के लिए सिक्का हो, या फिर गोल्ड का नया अवतार गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, हमें गोल्ड पर भरोसा बहुत है। लेकिन इस भरोसे को ठेस लग सकती है जब आप सोने में गलत तरीके से निवेश कर बैठते हैं। तो बेहद जरूरी है समझना कि आप सोना चाहे सिक्के के तौर पर खरीद रहे हो या ज्वेलरी के तौर पर, आप सही जगह से खरीद रहे हो, और आप ये फैसला तभी कर पाएंगे जब आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो। तो इस पर आज जानकारी और आपको सतर्क रखने के लिए जागते रहो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत है मनी 9 पर, धन्यवाद आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो पंकज जी, मैं ज्वेलरी डिपॉजिट स्कीम्स जो है बड़े बड़े ब्रांड्स चला रहे हैं और गलियों के छोटे छोटे ज्वेलर्स भी चला रहे हैं। सहूलियत बहुत लगती है कि जेब पर जो है वो बोझ नहीं पड़ता, आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट दे लेंगे। लेकिन इस तरह की स्कीम में निवेश करना चाहिए, आप क्या सलाह देते हैं? देखिए प्रियंका, पहली बात तो ये है कि ये जो स्कीम्स है ये कोई रेगुलेटेड स्कीम नहीं है। बेसिकली ये एडवांस पेमेंट का एक सिस्टम है, यानी कि आपको गोल्ड खरीदना है फ्यूचर में और आप किस्तों में पेमेंट कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक एग्जांपल दूं आपको किसी एक ज्वेलर का, तो उनका ये कहना है कि आप 2000 रुपीज मान लीजिए मिनिमम एवरी मंथ पे कीजिए। 10 मंथ तक आपने पे किया, यानी कि 20,000 पे कर दिए। उसके बाद 2 महीना आपको कोई पे नहीं करना है और 13th मंथ में आपको 21,500 रुपीज के इक्विवेलेंट ज्वेलरी मिलेगी। तो इसका मतलब यदि आप देखें तो पहले आपने पे किया, फिर 2 महीने वेट किया, उसके बाद में जो अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ, जो वैल्यू हुई, उसकी आपको ज्वेलरी मिली। तो यदि आप मतलब ये डिपेंड करता है एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट आपको जो रिटर्न आता है वो लगभग 6-7% का यहाँ पर आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम बात करें IRR की, तो 6-7% का रिटर्न आपके हाथ में आएगा। दूसरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप हो सकता है कि इमीडिएटली 13th मंथ में आप ना लेना चाहें, लेकिन उनके लिमिट है कि इस पीरियड के बाद आपको गोल्ड बाय करना ही होगा, लिक्विडेट करना होगा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है। और उस वक्त पर यदि सोने का भाव ज्यादा है, क्योंकि कंडीशन ये है कि उस डेट पर, परचेज डेट पर जो सोने का प्राइस होगा उस रेट से आपको गोल्ड मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी। तो इस वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ये सुनने में अच्छा लगता है कि आपने किस्तों में इन्वेस्टमेंट किया, एक साथ गोल्ड मिल गया, पर उसकी जगह यदि आप आरडी करें, मान लीजिए आपने किसी बैंक में आरडी कर ली और उस पीरियड के बाद जो पैसा आया, या फिर आपने एसआईपी की और जो पैसा आया उससे आपने सोना खरीदा, तो शायद आपको यहाँ पर ज्यादा सोना मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो बेहतर रिटर्न भी मिलने के चांसेस होंगे। आप ज्वेलर के पास जब पैसा जमा करके लेते हैं, सुनने में बहुत ही लुभावना लगता है, लेकिन ये उतना लुभावना आपको जिस तरह से रिटर्न देता है उस मामले में नहीं है। तो कोई अगर इस तरह की स्कीम में निवेश करना चाहता ही है, कहता है कि भाई मैं ऐसे ही पैसे इकट्ठे करके कर पाऊंगा, तो आप उन्हें क्या क्या चेक करने के लिए कहते हैं? आप उन्हें कैसे कहेंगे कि आप मत जाइए यहाँ पर? पंकज जी, अगर मैं आपको कहूँ, आपको किसी कन्विंस करना है कि प्रियंका आप ज्वेलर के पास ऐसे पैसे मत दीजिए, तो आप मुझे क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि पैसा इकट्ठा हो और आप सोना खरीद पाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि आप चाहें तो एसआईपी और आरडी के जरिए पैसा इकट्ठा कीजिए। अल्टीमेटली गोल ये है कि सोना खरीदना है, जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से आप सोना खरीद सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप जा भी रहे हैं तो जो रेप्यूटेड ज्वेलर्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास ही आप सोचें। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कीम तो बहुत सारे आपके जो गली मोहल्ले वाले ज्वेलर्स होते हैं वो भी चलाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इवन मुंबई में भी एक बड़ा एग्जांपल देखा जहां पर कि बहुत सारे लोग वहां इस तरह की स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहुत सारी ब्रांचेस थी उस ज्वेलर की। ये तो मैं छोटे ज्वेलर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन वो अचानक वहां से अपनी दुकानें बंद करके और चले गए। तो ये एक रिस्क यहाँ पर होता है। तो हमेशा एक रेप्यूटेड ब्रांड के पास ही आप इकट्ठा करें यदि करना भी चाहते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको जरूर आप समझें, क्योंकि ये कोई एक जैसी स्कीम नहीं होगी कि यदि मैं कहूं कि एसआईपी है तो मतलब सेम तरह से काम करेगी। यहाँ पर हर ज्वेलर की अपनी स्कीम होगी। कोई आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, यानी कि आप 11 महीने इन्वेस्ट कीजिए और 12 महीने का जो अमाउंट होता है उसके बराबर सोना ले लीजिए। या फिर कोई ये कह सकता है कि आपको हम 2 महीना वेट करने के बाद इतना पैसा देंगे। तो
अलग अलग तरह से स्कीम चल रही है, जो स्कीम आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो उस पर आप ध्यान दें। गोल्ड की प्योरिटी वो बहुत ही जरूरी है देखना, कि जब सोना खरीदें तो वो प्योर होना चाहिए। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो है मेकिंग चार्जेस। अब यहाँ पर क्योंकि मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो 5% 6% ऑफ द वैल्यू भी हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं जब कहीं आप तो सोना बाय करते हैं, ज्वेलरी बाय करते हैं, तो अक्सर आप वहां पर नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन जब ये स्कीम में इनबिल्ट होता है तो फिर जो सोने का जो भी मेकिंग चार्जेस फिक्स किए गए हैं ज्वेलर द्वारा, वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये बात भी आप एडवांस में देख लें कि सोने का प्राइस तो जो रहेगा उस पर आपको सोना मिलेगा, लेकिन जो मेकिंग चार्जेस हैं वो ज्वेलर कितना ले रहा है वो पहले से ही आप जरूर चेक करें। तो ठीक ये है। बातें बहुत जरूरी हैं कि आप एडवांस में आपको पता हो तो बेहतर हो। दूसरी बात एक और भी है, वो ये है कि लिक्विडिटी, यदि किसी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते स्कीम को, तो उस केस में क्या आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, मिलेगा तो कितना परसेंट कटने के बाद मिलेगा, वो भी आप चेक करें। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मैं तो आपको यही कहूंगा कि यदि निवेश का लक्ष्य है तो आप इसमें ना जाएं, इसके बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, उनका सहारा लें। लेकिन यदि आपको सोना ही खरीदना है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चाहिए ही चाहिए, उस केस में आप इसे कंसिडर कर रहे हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आपको इसमें नुकसान ना हो। और रेपुटेशन कंपेयर जो करके, है आप ज़रूर चेक करें, आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, क्योंकि एक ज्वेलर ए, ज्वेलर बी, ज्वेलर सी, सब लोग अपने अपने प्रोसीजर्स और अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन लाते हैं, तो उसका ख्याल रखें। और अगर आप श्योर हैं कि आपको खरीदना थोड़े समय के बाद, आप पैसे ही अगर आप उस तरह से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो कई निवेश के ऑप्शन हैं। अब मैं निवेश पर ही आती हूँ पंकज जी, और मैं ये समझना चाहती हूँ कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमें बता रहा है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली ड्राइवर्स ऑफ गोल्ड डिमांड, जिसमें कहा कि अगर 1% महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड की डिमांड 2.6% बढ़ती है। अब महंगाई को तो हम बढ़ते हुए देख ही रहे हैं। तो अगर लोग गोल्ड को महंगाई से बचाव करने का एक अच्छा विकल्प मानते हैं, तो किस तरह के गोल्ड में आप निवेश करने की सलाह देते हैं? जी, पहले इससे पहले एक बात और ऐड करूंगा कि यहाँ पर महंगाई जब बढ़ती है और दूसरे ऑप्शंस कम होते हैं, तो एज अ सेफ हेवन लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन गोल्ड का प्राइस काफी हद तक डॉलर के प्राइस पर निर्भर करता है। अगर रुपया कमजोर होगा तो सोना महंगा होगा, क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में गोल्ड की माइनिंग अब नहीं होती है, तो जब भी रुपये के सामने अगर डॉलर महंगा है तो इसका मतलब हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वो इस केस में महंगा हो जाता है। दूसरी बात, यदि आप, जैसा आपने कहा कि क्या ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन के तौर पर मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे जारी करती है, और साथ ही वहां पर 2.5% पर एनम का आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, आपके जो आप पे करते हैं उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, तो बेनिफिट है। और साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता मैच्योरिटी पर या रिडम्पशन पर, तो वो भी एक अलग बेनिफिट है। और बाकी चॉइसेस हैं जैसे कि गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, वो इन्वेस्टमेंट के बेहतर विकल्प हैं। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो एडवांस पेमेंट करके आप गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में जाते हैं, उसके बजाय इन ऑप्शंस को ट्राई कीजिए। और एक बात, अक्सर लोग मुझसे भी बात कहते हैं कि हमें सोना ही खरीदना है, तो हमें गारंटी है, हम पैसा देंगे और हमें सोना मिल जाएगा उसके बदले में। लेकिन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ है, वहां पर पैसा मिलता है, सोना नहीं मिलता। लेकिन बात तो एक ही है, यदि आप समझदारी से काम लें, तो यदि सोने के भाव बढ़ेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, आप रिडेम्पशन करेंगे, उस पैसे से सोना खरीद लेंगे, तो अल्टीमेटली आपको वहां पर ज्यादा फायदा होगा। सोना खरीदने का लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं बिना इन डिपॉजिट स्कीम्स के भी, ये पंकज जी हमें समझा रहे हैं। अच्छा पंकज जी, ये बताइए, गोल्ड को बुरे वक्त का साथी मानते हैं लोग, कई लोग इसे इमरजेंसी फंड मानते हैं कि कुछ नहीं होगा तो गोल्ड है तो इसे बेच करके काम हो जाएगा, कई बच्चों की शादी के लिए इसे बटोरते हैं। आप इसे क्या मानते हैं? किसी के पोर्टफोलियो में एक गोल्ड का की पोजिशन आप क्या मानते हैं और कितना होना चाहिए? अगेन डिपेंड करता है। यदि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि 10% के आसपास एलोकेशन काफी है। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही बात करें, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कहीं पर एक ट्रेडिशन है कि शादी में गोल्ड देना ही है या गिफ्ट के तौर पर, तो वो फिर अलग बात हो जाती है। कंजम्पशन के तौर पर लेना है तो कितनी जरूरत है, या अपने लिए भी आप सोच रहे हैं कि मुझे सोने की ज्वेलरी लेनी है पर एक साथ पैसा नहीं है, कुछ टाइम वेट करके और मैं ज्वेलरी लूं, तो उस चीज के लिए एक अलग इंपॉर्टेंस है। बट जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में 10% के अराउंड गोल्ड का एलोकेशन रखना चाहिए।
इतना काफी है, क्योंकि गोल्ड आपके लिए वेल्थ क्रिएशन में मदद नहीं करेगा, एक सेविंग का जरिया है वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 6% है और आपको गोल्ड के रिटर्न 7% मिले, 8% भी मिल जाए, तो भी ये वेल्थ क्रिएशन में बहुत मदद नहीं कर पाएगा।